अरे चलिए शांत हो जाइए। कहाँ तक हो गया था? अच्छा अच्छा, हमने अब सुनिए एक एक बात को पूरा शांति से। क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाते चलिएगा। अब सुनिए, बिल्कुल शांत हो जाइए, बातचीत मत करिए। हमने पिछले क्लास में यह समझे थे कि आखिर कितने चरणों के बाद हमें धातु की प्राप्ति होगी, और धातु के अयस्क से धातु प्राप्त करने की जितने भी प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को हम विस्तार पूर्वक समझे थे। धातु के अयस्कों से धातु प्राप्त करने हेतु पहले अयस्कों को भिन्न भिन्न विधि से साफ किया जाता है, फिर अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलकर उसका अवकरण किया जाता है। अवकरण के उपरांत जो अशुद्ध धातु प्राप्त होते हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाता है, और शुद्धिकरण के उपरांत धातु उपयोग करने लायक बनते हैं। तो धातु के अयस्कों से धातु प्राप्त करने की जो पूरी प्रोसेस था, उसको हमने पिछले क्लास में समझ चुके हैं, और उससे रिलेटेड आप जितने भी प्रश्न को बनाएंगे बनेगा। अब आइए एक एक धातुओं के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानने का कोशिश करते हैं। और सबसे पहला धातु है सोडियम। सोडियम और सोडियम लैटिन नाम नाइट्रियम से बना हुआ है, इसलिए इसका संकेत भी क्या तय हुआ है? Na तय हुआ है। तो आप जो सोडियम धातु का नाम देख रहे हैं, ये नाम एक लैटिन शब्द नाइट्रियम से बना हुआ है। और सोडियम को जो संकेत में Na लिखते हैं, ये संकेत Na संकेत सोडियम के लैटिन नाम से निकला है। सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नाइट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम क्या है दोस्तों? और इसी नाइट्रियम से सोडियम का संकेत Na निकला है। अब इस सोडियम के परमाणु संख्या को देखें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। परमाणु संख्या को किस में इंडिकेट करते हैं? जेड में। परमाणु संख्या को किस में इंडिकेट करते हैं? जेड में इंडिकेट करते। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? और जिसके अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो किस ब्लॉक के तत्व होते हैं?
तो सोडियम किस ब्लॉक के तत्व है? और एस ब्लॉक के तत्व में, एस ब्लॉक के तत्व में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है तो उसका वर्ग भी क्या होता है? एक होता है। वर्ग क्या होता है? और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में जितने सेल होते हैं वही उसका क्या होता है? आवर्त होता है। वही क्या होता है इसका? तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 और इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। 281 है। आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा और अंतिम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो निश्चित ही वह किस ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक का होगा। और एस ब्लॉक के तत्व के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका पेरियोडिक टेबल में वर्ग 1 होगा। और एस ब्लॉक के तत्वों के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका वर्ग 2 होगा। किसी भी तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में है ये उसके सेलों की संख्या बताता है। और आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में के, यानी 3 कक्षा है। इसीलिए आवर्त क्या? किसी भी तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में जितने कक्षा आते हैं उतना ही उसका आवर्त होता है, उतना ही उसका आवर्त होता है। क्लियर हो गया? तो पूरा इंट्रोडक्शन समझ गए सोडियम का? कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों? सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Na होता है। सोडियम का रासायनिक संकेत Na किसके आधार पर तय हुआ? नाइट्रियम के आधार पर तय हुआ। किसके आधार पर तय हुआ? नाइट्रियम के आधार पर तय हुआ। नाइट्रियम के आधार पर तय हुआ है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11। सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है? और किस आवर्त का तत्व है? अब आइए दोस्तों कि सोडियम जो है वह बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है। एक बात तो आपको याद ही होगा कि वर्ग 1 के धातु को क्या कहते हैं? तो सोडियम क्षारीय धातु, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, हाईली रिएक्टिव। सोडियम जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। और बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण हम सोडियम को खुला में नहीं रख सकते। खुला में अगर हम रख दें तो सोडियम वातावरण के ऑक्सीजन से ही इतनी तेज अभिक्रिया करेगा कि आग लग जाती है। और धातु को जल में भी हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि अभिक्रियाशील धातु जल से भी अभिक्रिया करते। इसके विपरीत जो अधातु बहुत अभिक्रियाशील होते हैं लेकिन वो जल से अभिक्रिया नहीं करते। फास्फोरस के बारे में याद है ना आपको? फास्फोरस बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसको भी आप बाहर में रखिएगा ना तो इतना तेज रिएक्शन होगा कि आग लग जाएगा। लेकिन फास्फोरस चूंकि अधातु है और वो जल से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए फास्फोरस का संग्रह जल के भीतर कर सकते। लेकिन सोडियम धातु है, धातु जल से बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो सोडियम इतने ज्यादा अभिक्रियाशील है कि इसे बाहर न तो खुला में रख सकते हैं और न ही अधातुओं के तरह इसे जल में ही हम रख सकते हैं। सोडियम को किरासन तेल के अंदर रखा जाता है या निर्वात में रखा जाता है ताकि यह ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में बिल्कुल नहीं आए, क्योंकि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील। और हम जानते हैं कि क्षार धातु बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होती है। अब धातुएं जो है दोस्तों, धातुएं जो होते हैं उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, वे बहुत भारी होता है। लेकिन हम जब क्षारीय धातु को पढ़ रहे थे
तो क्षारीय धातु ऐसे धातु है जिसका घनत्व तो जल से भी कम होता है, जल से भी कम होता है। अगर हम सोडियम के ही घनत्व को देख ले तो 0.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर जल के ही घनत्व की बात करिएगा, जल के ही घनत्व की बात करिएगा तो जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन सोडियम का घनत्व 0.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि अगर सोडियम को जल में डाल दीजिएगा तो ये जल से कम घनत्व होने के कारण जल के ऊपर तैरेगा, और जल के ऊपर तैर कर ये वातावरण का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल उठेगा। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम को जल में डाल देने पर क्या होगा, तो अपने कम घनत्व के कारण ये तुरंत जल के सतह के ऊपर आ जाएगा, और जल के सतह के ऊपर आकर ये वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और इतनी तेज होगी कि क्या लग जाएगी, यानी जल के सतह के ऊपर आकर जलने लगेगा, जल के सतह के ऊपर आकर। दोस्तों सोडियम को अगर जल में फेंक देंगे तो क्या होगा, तो ये जल के सतह पर ऊपर आकर जलने लगेगा। तो सोडियम क्षारीय धातु है, और क्षारीय धातु के घनत्व जो होते हैं ना वो जल से भी कम होते हैं। सोडियम का भी घनत्व जल से भी कम है। सोडियम का घनत्व 0.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि सोडियम धातु है, तो धातु में जो गुण होनी चाहिए वो सारा गुण है। ये आघातवर्ध है, ये तन्य है, ये विद्युत का सुचालक है, ये उष्मा का सुचालक है, ये बताने की तो कोई जरूरत है नहीं। और सोडियम धातु को अगर जानते हैं, देखिएगा तो ये चांदी की तरह क्या होता है, सफेद होता है। चांदी की तरह क्या होता है, सफेद होता है। चांदी की तरह क्या होता है, सफेद होता है। अब चांदी की तरह सफेद होता है, तो आप यहां पर एक बात और समझ लीजिए कि अधिकांश धातु का जो रंग है, कलर है, वो उजला ही है, यानी चांदी की तरह सफेद। एक धातु तांबा है जो लाल रंग का होता है, दूसरा धातु सोना है जो पीले रंग का होता है। अगर सोना और तांबा को अपवाद मान ले, अगर सोना और तांबा को अपवाद मान ले, तो बाकी सभी धातुएं चांदी की तरह क्या होती है, सफेद होती है। बाकी सभी धातु चांदी की तरह क्या होती है, सफेद होती है। सोडियम भी कैसा होता है, चांदी की तरह सफेद होता है। सोडियम भी कैसा होता है, चांदी की तरह सफेद होता है। क्लियर हुआ? बातों को समझे कि नहीं समझे? अब आइए, सोडियम का तो इंट्रोडक्शन समझ गए हैं आप कि क्या है, कैसे है, कहां पर है, किस रूप में है, क्या क्या होगा। लेकिन सोडियम की अगर हम प्रकृति में उपलब्धता की बात करें, सोडियम की अगर प्रकृति में उपलब्धता की बात करें कि सोडियम हमारे प्रकृति में कितना है, कहां पर है और कैसे इसको हम प्राप्त करेंगे, तो आप समझ लीजिए सोडियम जो है अति अभिक्रियाशील है। अतः यह आपको मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यानी आप झोला लेकर निकलिएगा कि कहीं सोडियम होगा, उठा लेंगे, तो आप जान लीजिए कि सोडियम मुक्त अवस्था में पाए नहीं जाते हैं। और कोई भी धातु जो अति अभिक्रियाशील है या मध्यम अभिक्रियाशील है या अभिक्रियाशील है, उसके मुक्त अवस्था में पाए जाने की संभावना होगी ही नहीं। रोकिए इसको, रोकिए, उधर ही रोकिए ना हो उसको।
हल्ला मत करिए, आराम आराम से आराम से। चलिए, निकल गया। तो सोडियम जो है इतने ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये प्रकृति में आपको मुक्त अवस्था में नहीं मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे दोस्तों? सोडियम की जो सबसे ज्यादा मात्रा उपलब्ध है वो सोडियम क्लोराइड के रूप में ये कहां घुले हुए हैं? समुद्री जल में। समुद्री जल में 70% पृथ्वी पर जो समुद्र फैला हुआ है, महासागर फैला हुआ है, उस महासागर के जल में सबसे ज्यादा क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो प्रकृति में सोडियम की उपलब्धता यौगिक के रूप में है, और जिस यौगिक के रूप में सोडियम सबसे ज्यादा हमारे प्रकृति में उपलब्ध है वो है सोडियम क्लोराइड। महासागरों के जल में सोडियम क्लोराइड पर्याप्त मात्रा में घुले हुए हैं, और अगर हमें सोडियम की प्राप्ति करनी है तो सोडियम की प्राप्ति ज्यादातर किससे किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से ही किया जाता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सोडियम का जो कंपाउंड है वो किस रूप में उपस्थित है दोस्तों? क्लियर है? तो क्या सोडियम इस पृथ्वी के पर्यावरण में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। मुक्त अवस्था में केवल सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे धातु ही पाए जाते हैं, क्योंकि वे बहुत कम अभिक्रियाशील है। सॉरी, वो अभिक्रियाशील है ही नहीं। सोडियम इतने ज्यादा अभिक्रियाशील है कि इसे मुक्त अवस्था में पाए जाने की कोई संभावना ही नहीं है। सोडियम जो है ये हमेशा यौगिक के रूप में मौजूद रहते हैं पृथ्वी पर, और सबसे ज्यादा सोडियम का जो यौगिक है वो है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सबसे ज्यादा जिसकी उपलब्धता है वो है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम प्राप्त करने की जो मुख्य विधि है वो किससे प्राप्त किया जाता है? क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब सोडियम की प्राप्ति कैसे होगी? प्रकृति में किस रूप में उपलब्ध है ये तो आप समझ ही गए। समझते जाइए सोडियम के बारे में। अब सोडियम हमको चाहिए, कैसे बनाएंगे सोडियम? तो आपको तो बता दी, कोई दिक्कत है ही नहीं। इतना सोडियम क्लोराइड अवेलेबल है कि सोडियम बनाते बनाते अब थक जाइएगा। सोडियम की प्राप्ति दो विधि से की जाती है। सोडियम की प्राप्ति दो विधि से की जाती है। एक है कास्टनर विधि। कौन विधि? कास्टनर विधि। और कास्टनर विधि से सोडियम के किस यौगिक से प्राप्त किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है कर दिया जाता है क्या? द्रवित। और फिर इसका किया जाता है दोस्तों विद्युत अपघटन। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन किया जाता है। और आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को द्रवित करके अगर हम विद्युत अपघटन करेंगे तो दो प्रकार के आयन तैयार होगा, सोडियम और हाइड्रोक्सिल का। और सोडियम धनात्मक आयन है तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के समय कहां पर जमा हो जाएंगे? कैथोड पर। हाइड्रोक्सिल कहां से निकल जाएंगे? एनोड पर। तो सोडियम की प्राप्ति कास्टनर विधि से की जाती है। कास्टनर विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करके सोडियम की प्राप्ति की जाती है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया को हम कई बार समझाए हैं आपको। क्या जी?
सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करेंगे, सोडियम और हाइड्रोक्साइड जो है आयन में बट जाएगा। और आप जानते हैं धातु धन आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन होते हैं, धातु धन आयन होते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन होते हैं। और धन आयन हमेशा ऋण आयन कैथोड पर जाएगा और ऋण आयन हमेशा धन आयन एनोड पर जाएगा। तो सोडियम की प्राप्ति कास्टनर विधि के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त करते हैं। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें सोडियम कहां प्राप्त होगा? कैथोड पर प्राप्त होगा। हमें सोडियम कहां प्राप्त होगा? कैथोड पर प्राप्त होगा। क्लियर? सोडियम प्राप्त करने की दूसरी विधि है डाउन विधि। डाउन विधि सोडियम प्राप्त करने की दूसरी विधि क्या है दोस्तों? डाउन विधि। डाउन विधि, डाउन विधि। और डाउन विधि में सबसे पहले समुद्री जल का वाष्पीकरण करके क्या प्राप्त करते हैं? अब फिर सोडियम क्लोराइड को क्या कर देते हैं? द्रवित कर देते हैं। द्रवित करने के बाद इसका क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस सोडियम आ जाएगा हमको कहां पर? कैथोड पर। क्लोरीन कहां आ जाएगा दोस्तों? एनोड पर। सोडियम आ जाएगा कैथोड पर, क्लोरीन आ जाएगा एनोड पर। तो अगर आपको सोडियम प्राप्त करना है, सोडियम प्राप्त करना है तो सोडियम प्राप्त करने की कितने विधि है? कास्टनर विधि और दोनों ही विधियों में विद्युत अपघटन के द्वारा कैथोड पर प्राप्ति की जाती है। किसका? सोडियम का। कास्टनर विधि या डाउन विधि जो सोडियम प्राप्त करने की विधि है, इन दोनों ही विधियों में इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन का सहारा लेकर सोडियम की प्राप्ति होती है। कहां पर? कास्टनर विधि में सोडियम की प्राप्ति किसको विद्युत अपघटन करके किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। डाउन विधि में कैसे प्राप्त किया जाता है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि विद्युत अपघटन करने के लिए जलीय विलयन भी हम बना सकते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम विद्युत अपघटन करके सोडियम प्राप्त करेंगे तो हम सीधे इसको द्रवित करेंगे गर्म करके। हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का इस्तेमाल विद्युत अपघटन करने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जलीय विलयन का इस्तेमाल कर लीजिएगा तो सोडियम निकलेगा और आपके विलयन में जो जल है उसी से भीड़ जाएगा। अब बाहर में बैठल है कि सोडियम निकालेंगे, उधर रिएक्शन होकर कुछ और सब हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? तो कास्टनर विधि से या फिर डाउन विधि से जो सोडियम प्राप्त करते हैं तो उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डायरेक्ट गर्म करके गला करके तब विद्युत अपघटन करते हैं। ऐसा नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुला करके उसका विद्युत अपघटन करते हैं। हम यहाँ पर जल का रत्ती भर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जल अगर मिला सोडियम को तो फिर सोडियम बाहर क्या निकलेगा? अंदरे में सोडियम बनेगा, अंदरे में कहेगा जल है और रिएक्शन करते हैं। क्लियर? बातों को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? सोडियम का परिचय समझे कि नहीं समझे? क्या उसमें बहुत कुछ नहीं है, क्वेश्चन में होगा। जो नहीं है उसको नोट कर लीजिएगा। क्या अब नहीं है तो नहीं बताए? बताना तो सब कुछ पड़ेगा ना, आप समझिए ना। ठीक है, नोट में हाँ बहुत कुछ नोट में हम बहुत नोट से ऊपर पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ तो नोट में जो नहीं है वो आप नोट करने का प्रयास करिएगा।
नहीं भी करिएगा तो समझने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन पर जाइएगा तो जरूर इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलेंगे। क्लियर हो गया? सोडियम की प्राप्ति कास्टनर और डाउन विधि से किया जाता है। सोडियम की प्राप्ति किससे किया जाता है? कास्टनर और डाउन विधि से किया जाता है। कास्टनर विधि में किसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है और डाउन विधि में? एनी प्रॉब्लम? अब तो सोडियम का पूरी विशेषताओं को समझे, सोडियम कैसे हम प्राप्त करेंगे उसको भी समझे। और एक बात हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यहां सोडियम का इस्तेमाल न के बराबर है। यानी सोडियम धातु एक ऐसी धातु है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे डेली लाइफ में यानी हमारे अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। अभी तक आपको किसी काम के लिए सोडियम की आवश्यकता पड़ी है? नहीं पड़ी है। तो शुद्ध अवस्था में सोडियम का कहिए कि बहुत ज्यादा उपयोग होता है तो नहीं होता है। शुद्ध अवस्था में अगर धातु का सबसे ज्यादा उपयोग है तो वो है लोहा, दूसरा नंबर पर एल्युमिनियम, तांबा, कॉपर, सोना, ये सब धातु है। लेकिन अगर हम सोडियम का देखें तो शुद्ध अवस्था में सोडियम जो है बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। यानी सोडियम की उपयोगिता हमारे जिंदगी के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए जो कुछ भी है वो यौगिकों के कारण है। यानी सोडियम के यौगिक बहुत उपयोगी है। लेकिन सोडियम धातु का शुद्ध रूप से इस्तेमाल कहिएगा व्यापक तौर पर होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शुद्ध अवस्था में सोडियम का कोई उपयोग नहीं, लेकिन यौगिक बहुत उपयोगी है। सोडियम के यौगिक इतने उपयोगी है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आइए अब सोडियम के प्रमुख यौगिकों की बात करते हैं। सोडियम का सबसे पहला प्रमुख यौगिक है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको तैयार करने के लिए जो प्रयोगशाला विधि है, सोडियम तैयार करने की जो प्रयोगशाला विधि है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम, और फिर इसकी प्रतिक्रिया किससे करवाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और तैयार होता है सोडियम क्लोराइड और H2O। और यह सोडियम क्लोराइड तैयार करने की प्रयोगशाला विधि है। अब जानते होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे 11th 12th में, तो हर एक यौगिक, महत्वपूर्ण यौगिक को दो तरह से तैयार किए जाते हैं। लैब में उसको अलग तरह से तैयार किया जाता है, जबकि व्यापारिक स्तर पर उसका उत्पादन करने की प्रक्रिया कुछ अलग होती है। तो अगर हमें सोडियम क्लोराइड प्रयोगशालाओं में बनाना है, अगर हमें सोडियम क्लोराइड प्रयोगशाला में बनाना है तो हम प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर कराते हैं, तब जाकर हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड। लेकिन इस सोडियम क्लोराइड को व्यापारिक स्तर पर कैसे तैयार किया जाता है? इस सोडियम क्लोराइड को व्यापारिक स्तर पर कैसे तैयार किया जाता है? तो व्यापारिक स्तर पर तैयार किया जाता है दोस्तों समुद्री जल के वाष्पीकरण से। समुद्री जल के वाष्पीकरण से, समुद्री जल के
वाष्पीकरण से हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है क्या? सोडियम क्लोराइड। समुद्र के जल में कई तरह के लवण घुले हुए हैं। समुद्र के जल में कई तरह के लवण घुले हुए हैं और सबसे ज्यादा समुद्री जल में जो लवण घुले हुए हैं वो सोडियम क्लोराइड है। तो व्यापारिक स्तर पर सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति समुद्री जल के वाष्पीकरण से की जाती है। पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कहीं कहीं पर सोडियम क्लोराइड के बड़े बड़े पठार बने हुए हैं और उन पठारों से डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड निकाला जाता है, जिसको सेंधा नमक कहते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड को डायरेक्ट हम साधारण नमक कहते हैं, जबकि एक सेंधा नमक होता है। सेंधा नमक भी रासायनिक रूप से क्या है? सोडियम क्लोराइड है, लेकिन वो सेंधा नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण से नहीं बल्कि पहाड़ों से तोड़कर निकाले जाते हैं। सोडियम क्लोराइड के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, हालांकि हमारे भारत में बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा है। और भारत के जितने भी सेंधा नमक है लगभग 90% पाकिस्तान से ही आयात किए जाते, मंगाए जाते। मतलब क्लियर हो गया? तो व्यापारिक स्तर पर सोडियम क्लोराइड कैसे तैयार हुआ देख लिए। समुद्री जल के क्या करने से? वाष्पीकरण से। अब कहिएगा कि व्यापारिक स्तर पर इसको काहे तैयार कर रहे हैं? दोस्तों इसलिए तैयार कर रहे हैं कि आप जो नमक खाते हैं, दोस्तों नमक जो खाते हैं वो किस रूप में? साधारण नमक। साधारण नमक। साधारण नमक। साधारण नमक जो है दोस्तों, वो साधारण नमक क्या है? सोडियम। तो व्यापारिक स्तर पर सोडियम क्लोराइड का भारी मात्रा में इस्तेमाल, भारी मात्रा में उत्पादन इसलिए किया जाता है क्योंकि साधारण नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड ही है और इसका इस्तेमाल प्रत्येक घरों में अनिवार्य रूप से होता है। हालांकि साधारण नमक जो है, साधारण नमक जो है वह इस्तेमाल में नहीं किए जाते हैं। साधारण नमक को हम इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, हम इस्तेमाल में लाते हैं क्या? आयोडीन युक्त नमक। केवल सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? साधारण नमक, जिसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि साधारण नमक अब बिकते ही नहीं है। हम जिस नमक का सेवन करते हैं वो कैसा नमक है? आयोडीन युक्त नमक है। वो कैसा नमक है दोस्तों? तो साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाया जाता है? साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए सोडियम क्लोराइड में मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, या कभी कभी पोटेशियम आयोडाइड के जगह, कभी कभी पोटेशियम आयोडाइड के जगह पोटेशियम आयोडेट भी मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? इसको पढ़ते हैं पोटेशियम आयोडाइड और इसको पढ़ते हैं पोटेशियम आयो। तो सोडियम क्लोराइड में पोटेशियम आयोडाइड अथवा पोटेशियम आयोडेट मिलाकर उसे क्या बनाया जाता है? साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए उसमें पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट को मिलाया जाता है। KI को पोटेशियम आयोडाइड पढ़ते हैं और KiO3 को पोटेशियम आयोडेट पढ़ते हैं, पोटेशियम आयोडेट पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए भारी मात्रा में चाहिए आपको क्या? साधारण नमक चाहिए। और साधारण नमक का इस्तेमाल केवल, साधारण नमक का इस्तेमाल केवल नमक के रूप में नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल किस रूप में होता है? परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव के तौर पर, परिरक्षक के रूप में होता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर।
नमक को घरेलू परिरक्षक कहा जाता है, घरेलू परिरक्षक, डोमेस्टिक प्रिजर्वेटिव। आप देखिएगा घरों में अचार बनाए जाते हैं, भर भर के उसमें नमक मिलाए जाते हैं। पहले नमक मिलाने के कारण ही अचार लंबे से लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो नमक जो है एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। नमक के घोल में कोई भी चीज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, और घरों में जो अचार बनाए जाते हैं, अचार को लंबे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का जो सबसे मूल कॉन्सेप्ट है वो अधिक से अधिक मात्रा में नमक का इस्तेमाल करना। अब देखिएगा नया नया आदमी अचार बनाएगा, फ्लॉप कर जाएगा। हल्ला काहे करते हैं? अचार बनाने का सबसे ज्यादा कला है कि नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब कोई भी अचार बनेगा, नमक की मात्रा जबरदस्त रहनी चाहिए। अब नया नया आदमी भिड़ेगा, नमक इतना क्यों होगा, उसको आइडिया नहीं क्या काम कर रहा है। कभी कभी क्या हो जाता है कि अचार में देखिएगा कि बहुत जल्द खराब हो जाते, वो इसलिए कि नमक का इस्तेमाल पर्याप्त नहीं हुआ, तेल का इस्तेमाल इतना पर्याप्त हुआ कि फंगस पैदा हो गया, अचार खराब हो गया। तो सोडियम क्लोराइड का व्यापक तौर पर इस्तेमाल आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल परिरक्षक के तौर पर किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो है तालाबों को साफ करने के लिए भी किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो है मवेशी के अवशेष को गलाने के लिए भी किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का बहुत ही व्यापक इस्तेमाल है दोस्तों, और इतना ही हमें याद रखना है सोडियम क्लोराइड के विषय में। क्लियर? कोई दिक्कत? सोडियम क्लोराइड समझ गए? एक बार आप लोग सोडियम क्लोराइड को पढ़िएगा, उसके बाद हम सोडियम के दूसरे यौगिक पर आएंगे। दोस्तों ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइएगा सोडियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? एक बात जानते हैं कि सोडियम को अगर जलाएंगे तो उसका जो ज्वाला निकलेगा उसका रंग कैसा होगा? पीला। कैसा रंग होता है? पीला होता है। पीला पीला, हरा पीला नहीं, पीला। सोडियम को जब आप जलाइएगा तो उसके जलने के उपरांत जो लौ बनेगा, वह लौ फ्लेम, उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। यह आपसे पूछेगा कि सोडियम जब गर्म होकर चमकते हैं, और जानते हैं सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी कितना है? मात्र 98 डिग्री सेल्सियस। इतने कम ताप पर सोडियम पिघलकर लिक्विड बन जाता है, और जब यह लिक्विड बनता है तो चमकने लगता है, और इसकी चमक जो होता है पीला होता है। वो जो सड़क के किनारे बड़े बड़े पीले रंग के लाइट लगे होते हैं, उसके भीतर में क्या डाले होते हैं? सोडियम। गर्मी से सोडियम उसके भीतर का पिघलता है, तब जाकर पीली रोशनी निकलती है, और पीली रोशनी की खासियत होती है कि वे कोहरे को भेद देता है। तो सोडियम गर्म होने के बाद चमकते हैं, किस रंग में चमकते हैं? और सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। बहुत कम इसलिए करें कि जल का भी मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। जल भी जो है 100 डिग्री पर भाप बनता है, लेकिन ये आपको 98 डिग्री पर ही पिघल कर लिक्विड बन जाता है।
क्लियर हो गया? 1 मिनट होता है। देखिए KI को पढ़ते हैं पोटेशियम आयोडाइड, KiO3 को पोटेशियम आयोडेट, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम आयोडाइड, और इसको पढ़ते हैं पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट। अब आते हैं दोस्तों सोडियम के दूसरे कंपाउंड। दूसरा सोडियम क्लोराइड में कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरे कंपाउंड पर। दूसरा कंपाउंड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और इस कास्टिक सोडा का निर्माण किस तरह से किया जाता है? तो कास्टिक सोडा निर्माण की जो प्रयोगशाला विधि है वो है कि आप सोडियम की प्रतिक्रिया सीधे करवा दीजिए, किससे? जल से। और सोडियम की प्रतिक्रिया जल से करवाने पर आपको प्राप्त होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा गैस निष्कासित होगा? क्लियर है? कोई बात दिक्कत है यहां पर? तो कास्टिक सोडा जो है, कास्टिक सोडा बनाने की जो ये प्रयोगशाला विधि है, तो लैब में सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर हमें प्राप्त होता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। और समीकरण को बैलेंस करिएगा, यहां पर लगा दीजिए क्या? 2, तो हाइड्रोजन हो गया 4। क्लियर हो गया? और यहां हो गया 2। क्लियर? सब कुछ बैलेंस हो गया। तो प्रयोगशाला में कास्टिक सोडा को कैसे तैयार किया जाता है? तो जल को सोडियम के साथ अभिक्रिया। प्रयोगशाला में सोडियम की अभिक्रिया जब ठंडे जल से होती है, और सोडियम ठंडे जल से ही बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करता है, कोई गरम वरम करने की जरूरी नहीं है। तो प्रयोगशाला में जब सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ होती है तब निर्माण होता है कास्टिक सोडा का। तब निर्माण होता है कास्टिक सोडा का। लेकिन दोस्तों अब आइए कि व्यापारिक स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, धातु को ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है ना? व्यापारिक स्तर पर, कॉमर्शियल लेवल पर कैसे तय, वो तो लैब का तरीका। कॉमर्शियल लेवल पर कास्टिक सोडा तैयार करने की जो विधि है उसका नाम है क्लोर एल्कली विधि। कौन विधि? क्लोर एल्कली विधि। व्यापारिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा को किस विधि से बनाया जाता है? क्लोर एल्कली विधि से तैयार किया जाता है। क्लोर एल्कली विधि से तैयार किया जाता है। अब क्लोर एल्कली विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रकार से तैयार किया जाता है? क्लोर एल्कली विधि से सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रकार तैयार किया जाता है दोस्तों? तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्लोर एल्कली विधि से सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लिया जाता है। क्या लिया जाता है? जलीय विलयन। और जलीय विलयन का किया जाता है दोस्तों क्या? विद्युत अपघटन। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम प्राप्त होगा, और प्राप्त हो गया क्या? क्लोरीन जो है आपका ये निकल जाएगा कहां पर? एनोड पर। और कैथोड पर क्या निकलेगा?
लेकिन कैथोड पर आपको सोडियम की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि यह कैसा विलयन है। अब कैथोड पर जो सोडियम निकलते हैं वो निकलने के साथ ही दोस्तों अभिक्रिया करते हैं किससे, जल से, और जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। और इस तरह से क्लोर अल्कली विधि पर कैथोड पर हमें सोडियम न प्राप्त होकर के डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होते हैं। तो व्यापारिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का निर्माण किस विधि से होता है दोस्तों, क्लोर अल्कली विधि से होता है। किस विधि से होता है, व्यापारिक स्तर पर कास्टिक सोडा का निर्माण किस विधि से होता है, क्लोर अल्कली विधि में हम जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का क्या करते हैं, और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन निकलेगा। सोडियम प्लस होने के कारण कैथोड पर, क्लोरीन माइनस होने के कारण एनोड पर। लेकिन दोस्तों चूंकि यह सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसलिए कैथोड पर जो सोडियम निकलता है वो तुरंत जलीय विलयन के जल से रिएक्शन करके हमें क्या प्रदान करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्लोर अल्कली विधि की खासियत सबसे बड़ी यह है दोस्तों कि यहां आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मिला ही मिला, लेकिन बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, और क्या मिला, और ये दोनों महत्वपूर्ण गैस है। क्लोरीन भी एक महत्वपूर्ण गैस है जिसका इस्तेमाल कई कार्यों में होता है, खासकर ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और हाइड्रोजन तो आप जानते हैं ये भविष्य का ईंधन है, वर्तमान का भी ईंधन, अब ये बनते जा रहा है, कुछ लेट नहीं है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि व्यापारिक तौर पर जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा तैयार किए हैं, इसका क्या उपयोग होगा, सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है, तो कास्टिक सोडा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा साबुन बनाने में होता है। क्या बनाने में, साबुन बनाने में। कास्टिक सोडा का व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है साबुन बनाने में। लैब में इसका प्रयोग अभिकर्मक के तौर पर होता है, रिएजेंट के तौर पर होता है। अभिकर्मक या रिएजेंट जानते हैं, किसी अज्ञात पदार्थों का अगर रासायनिक वर्गीकरण करना है तो उन्हें भिन्न भिन्न पदार्थों से अभिक्रिया करवाया जाता है। किसी अज्ञात पदार्थ का रासायनिक गुणों की समझ विकसित करने के लिए, रासायनिक गुणों की जांच करने के लिए जिन पदार्थ से अज्ञात पदार्थ की अभिक्रिया करवाई जाती है उसे अभिकर्मक कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। और लैब में कई तरह के रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं। एक रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापक तौर पर इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है। अब देखिएगा लोकल क्वालिटी का साबुन जो होगा हाथ से बहुत फिसलेगा। साबुन जितना डुप्लीकेट होगा उतना ही ज्यादा हाथ से फिसलेगा, और जितना ओरिजिनल होगा उतना ही कम फिसलेगा। फिसलेगा तो फिसलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले हैं तो वो कम फिसलेगा, और खराब क्वालिटी वाला है तो ज्यादा फिसलेगा। ज्यादा फिसलनदार अगर साबुन है समझिए उसमें कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। सॉफ्टनेस जो कृत्रिम तरीके से साबुन में लाई जाती है वो किसका इस्तेमाल करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही इस्तेमाल करके साबुन में कृत्रिम सॉफ्टनेस लाया जाता है। आपको बोला जाता नहीं कि साबुन लगाइए मक्खन जैसी त्वचा पाइए। अरे हल्ला कहे करे जी। तो ये जितना भी कह रहा है कि साबुन में मक्खन है और आपको छूने पर लगेगा भी मक्खन है साबुन को, तो उसमें कास्टिक सोडा ही डाला होता है। क्या डाला होता है, हाँ, कास्टिक सोडा डाल करके उसमें सॉफ्टनेस लाए जाते हैं, सॉफ्टनेस।
और नहीं तो 10 रुपया में मक्खन न मिलेगा, साबुन वाला साबुन में डालकर बेच रहा है कि ना है। आप देखिएगा बहुत सारा एड, बहुत कहेगा इसमें जो है तुलसी या चंदन है ना जी। कुछ भी वगैरह वगैरह, तुलसी चंदन उतना सस्ता है कि साबुन में दिया जाएगा। तुलसी चंदन देगा, साबुन का रेट होगा 130 240, 10 रुपया में साबुन मिलेगा चंदन वाला। हल्ला मत करिए, समझिए। हम आपको आप समझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो आप समझ में नहीं कि कंपनी का समझे। हम बता रहे थे कि बड़े बड़े एड देखे होंगे, ये है वगैरह है, ये है वो है, लेकिन वो सब कुछ नहीं, या होगा भी तो 0.001%। तो हम आपको बता रहे थे कास्टिक सोडा का इस्तेमाल ज्यादातर किसमें किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम सोडियम क्लोराइड समझ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ चुके हैं। अब हम अगला सोडियम बाइकार्बोनेट, आवाज नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, आवाज नहीं, हल्ला काहे कर रहे? भागने दीजिए ना, सबका बस है नौकरी करना, पर ये चुप। अब कोई काम होगा, ध्यान दीजिए, किसी को बोले ना, किसी से कोई आए कोई जा, अपना से न मतलब रखिएगा। है लेना है नौकरियां कर रहे मैट्रिक वाला जैसे। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहिए, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसे ज्यादातर बाइकार्बोनेट ही पढ़ा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। काला नमक में आयोडीन पाया जाता है, बिल्कुल उसे भी आयोडीन युक्त किया जाता है, पोटेशियम आयोडेट या आयोडाइड मिला करके। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग का मतलब बेकरी बनाने वाला सोडा या इसे खाने वाला सोडा का। बेकिंग का मतलब बेकरी नहीं होता जी। बेकरी बनाने में इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल होता है, क्यों होता है उसको हम समझेंगे आगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा या इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। अब आइए इसके निर्माण की विधि पर आ जाते हैं और सीधे इसके व्यापारिक निर्माण की विधि पर आते हैं। इस बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे तैयार किया जाता है, इसके बनाने की जो विधि है इसका नाम है अमोनिया सोडा विधि। इसका क्या नाम है? अमोनिया सोडा विधि, या इसको हम साल्वे विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। अब अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा हम बेकिंग पाउडर या खाने वाले सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे तैयार करते हैं दोस्तों। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार करने की जो अमोनिया सोडा विधि है, इस अमोनिया सोडा विधि में हम सबसे पहले लेते हैं सोडियम क्लोराइड और अमोनिया का जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड और अमोनिया का जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया का जलीय विलयन।
और सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के जलीय विलयन में जैसे प्रवाहित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे प्रवाहित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बनता है अमोनियम क्लोराइड और बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर बात समझे? कोई दिक्कत? समीकरण बैलेंस है? नहीं है? फिर से चेक करिए। बैलेंस कैसे? नाइट्रोजन कितना? 1। नाइट्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 4 1 3 2। कैसे बैलेंस नहीं? तब चेक ठीक से आप लोग नहीं कर सकते हैं। बैलेंस इक्वेशन और सोडियम बाइकार्बोनेट बनकर हमारा रेडी है। क्लियर है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, इसका निर्माण किस विधि से होता है? अमोनिया सोडा विधि से होता है। किस विधि से होता है? अमोनिया सोडा विधि से होता है। अमोनिया सोडा विधि में सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित किए जाते हैं? अमोनिया सोडा विधि में सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के जलीय विलयन में क्या प्रवाहित किए जाते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर आपको क्या प्राप्त होता है? अब आइए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसमें हल्का सा क्षारीय गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षारीय गुण पाया जाता है। यानी क्षारीय गुण पाए जाने का मतलब है कि इसमें हल्का सा खारापन होता है। इसलिए बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट में थोड़ा सा हम मिला देते हैं, क्या? टार्टरिक अम्ल मिला देते हैं। और टार्टरिक अम्ल मिलाने के बाद ये बन जाता है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बन जाता है। तब हम इसका इस्तेमाल खाने के रूप में या बेकरी में किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसमें हल्का सा क्षारीय गुण है। सोडियम बाइकार्बोनेट में हल्का सा क्या है? तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को डायरेक्ट हम भोजन में इस्तेमाल कर लेंगे दोस्तों, तो हमारा भोजन खारा हो जाएगा। इसलिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा इसमें अम्ल मिला दिया जाता है। और आप जानते हैं कि अम्ल जो है वो क्षार के गुणों को क्या करता है? नष्ट करता है। तो थोड़ा सा टार्टरिक अम्ल मिला देने से सोडियम बाइकार्बोनेट का जो भी क्षारीय गुण है, अल्कली प्रॉपर्टीज है, खारापन है, वो सारा दूर हो जाता है। और तब इसका इस्तेमाल हम भोजन के रूप में करते हैं। बेकरी इंडस्ट्रीज में बेकरी को नरम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका इस्तेमाल होता है? यानी कि बेकरी इंडस्ट्री में बेकरी को नरम तथा स्पंजी बनाने के लिए, बेकरी को नरम तथा स्पंजी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि ये बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर किस रूप से बेकरी को नरम और स्पंजी बना देते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करिएगा दोस्तों, गर्म करिएगा, बनेगा सोडियम कार्बोनेट, बनेगा जल और बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड, बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड। ये समीकरण बैलेंस नहीं है दोस्तों।
इसको बैलेंस करना पड़ेगा। करिएगा आप घर पर। समझिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा। वैसे भी आप जानते होंगे कि कार्बोनेट को गर्म करिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। तो बेकरी में थोड़ा सा मिला देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो जब बेकरी भट्टी में गर्म होता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करके क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बेकरी से बाहर निकलता है, तो बेकरी को नरम और स्पंजी बना देता है, बेकरी को नरम और स्पंजी बना देता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकरी को नरम और स्पंजी क्यों बना देता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिससे ब्रेड नरम और स्पंजी हो जाते। ब्रेड नरम और स्पंजी हो जाते हैं। आप रोटी बना रहे हैं, हल्का सा उसमें सोडा मार दीजिए, हल्का सा। उसके बाद रोटी पकेगा ना पके, फूलेगा जरूर। है हल्ला काहे करता, हल्ला करिएगा। आप आटा बेलने वाले में हल्का सा सोडा मिलाइए और उसके बाद रोटी बनाइए, आपका सब रोटी जबरदस्त फूलेगा। कारण क्या, रोटी में आप मिलाए हैं सोडा, तवा पर डाले, सोडा गर्म होकर क्या छोड़ेगा, और तो और थोड़ा सा क्या बन रहा है, ये जलेबी बन करके तुरंत भाप बनेगा, और दोनों मिल करके रोटी को क्या करेगा, फुला देगा, और तुरंत रोटी फूलेगा। लेकिन अब जाकर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इधर उधर हुआ तो सीधे पेट खराब कर देगा। ठीक है ना। हाँ, अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो एक्सपर्ट से पूछकर इस्तेमाल करनी चाहिए। क्लियर। अरे वो एक्सपर्ट का मतलब हम बोले जो सेफ है, इस्तेमाल करते, जिसको हम लोग हलवाई बोलते हैं, उससे पूछने के लिए बोले। समझे कि नहीं समझे। हाँ, तो आप हल्ला करिए, फिर क्लास नहीं ले पाएंगे। हल्ला मत करिए। क्लियर हो गया। तो आप क्या देखे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा टार्टरिक अम्ल मिला है। बेकिंग पाउडर का बेकरी में इस्तेमाल किया जाता है और बेकरी को नरम स्पंजी बना देता। कैसे, इस बात को आप समझ गए। बेकिंग पाउडर का दूसरा सबसे बड़ा इस्तेमाल भोजन को जल्द बनाने के लिए और भोजन को खास्ता बनाने के लिए होता है। भोजन को जल्द और खास्ता बनाने के लिए भी बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। आपका सब्जी सीज नहीं रहा है, बना रहे हैं, छोली मार रहे हैं, सीजियन रहा है, सोडा मारिए, फिर ये सब नहीं समझेगा। आप सोडा मारिए, तुरंत जो है सब कुछ पक कर रेडी। अब देखिएगा, बहुत खाना बनाने वाला आता है, खाना बनाने वाला आता है जी, वो 1-3-4 घंटा में 5-7 घर का खाना बनाकर रेडी कर देता है। कभी कभी चेक करिएगा, हो सकता है वो सोडा मिलाकर खाना बना रहा है, क्योंकि जो खाना आपका आधा घंटा 45 मिनट में पकता है, वो देखिएगा 20 मिनट में पका कर रेडी। आपको शक होगा कि आज तो खाना पका नहीं होगा, आज जाइएगा जब खाने के लिए, केवल स्वाद नहीं होगा, पका बिल्कुल पूरा होगा। तो सोडा मिला देने से खाना जल्दी पककर क्या होते हैं, भोजन को खास्ता बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान दीजिए कि अग्निशामक यंत्रों में भी, अग्निशामक यंत्रों में भी आग बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है आग बुझाने में भी। और आग बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक
अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके बीच जो रिएक्शन होते हैं तो बनता है सोडियम सल्फेट, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है जल। और यही दोनों जो बनता है आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। अग्निशामकों में आग बुझाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराकर सोडियम सल्फेट, जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होते हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यही आग को क्या कर देते हैं दोस्तों, बुझा देते हैं। आग को क्या कर देते हैं, क्लियर हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो गया। अगला कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। एक बार सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़िएगा तो सोडियम क्लोराइड समझ गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड समझ गए, सोडियम बाइकार्बोनेट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा आपको है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट में 10 जल के अणु जुड़े रहते। और जब किसी यौगिक में इस तरह के जल के अणु जुड़े हो तो उसे रवा जल या क्रिस्टल वाटर कहते हैं। रवा जल या क्रिस्टल वाटर कहते हैं। और ऐसे यौगिक ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं। यानी कि जल जुड़ा हुआ है तो ये ठोस नहीं होते। तो जब यौगिक में इस तरह से जल के अणु जुड़े हुए हैं तो इस जल के अणु को रवा जल या क्रिस्टल वाटर कहते हैं। यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने रवा जल के अणु जुड़े रहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने रवा जल के अणु जुड़े रहते हैं, 10 रवा जल के अणु जुड़े रहते हैं। 10 रवा जल के अणु जुड़े रहते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसका जो निर्माण है, इसका भी निर्माण उसी विधि से किया जाता है जिस विधि से सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण किया गया था। यानी कि अमोनिया सोडा विधि। कौन विधि, अमोनिया सोडा विधि, या इसको कहते हैं क्या, सॉल्वे विधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सॉल्वे विधि से ही तैयार होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी और सोडियम कार्बोनेट भी। कैसे तैयार होता है तो आप जानते हैं कि अमोनिया सोडा विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट को पहले तैयार कर लिया जाता है। अमोनिया सोडा विधि द्वारा सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को तैयार किया जाता है। और अमोनिया सोडा विधि या सॉल्वे विधि द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे तैयार किया जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बता चुके हैं रिएक्शन इसका। और दोस्तों इसको गर्म कर देंगे। क्या करेंगे, गर्म। और इसको गर्म करने के बाद आपको मालूम है कि सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। दोस्तों बैलेंस करिएगा, यहां पर 2 आ जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन 2, ठीक है, क्लियर, बैलेंस हो गया। तो सब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसमें कितने रवा जल लगे हुए हैं, इसे कहते हैं धोने वाला। और धोने वाला सोडा इसलिए कहते हैं क्योंकि डिटर्जेंट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है,
सोडियम बाइकार्बोनेट का, सॉरी सोडियम कार्बोनेट का डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल होता है व्यापक तौर पर सोडियम कार्बोनेट का, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है। और धोने वाले सोडा का निर्माण भी अमोनिया सोडा विधि के द्वारा किया जाता है। पहले अमोनिया सोडा विधि के द्वारा तैयार होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तैयार होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके क्या तैयार किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके क्या तैयार किया जाता है, और फिर सोडियम कार्बोनेट N2CO3 को जल के साथ उपचारित करने पर हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट रवा जल वाला, सोडियम कार्बोनेट रवा जल वाला, और इस तरह से सोडियम कार्बोनेट आपका बनके तैयार है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय था, और उसी तरह सोडियम कार्बोनेट का भी जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का भी जलीय विलयन कैसा होता है। दोस्तों एक बात यहां पर ध्यान रखना है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जब जल के 10 अणु जुड़े हुए हैं तो इसे हम कहते हैं धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा। लेकिन अगर हम इस जल के अणु को हटा दें, केवल सोडियम कार्बोनेट करें, तब इसे कहा जाता है सोडा एस। क्या कहा जाता है, सोडा एस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब 10 रवा जल लगा हुआ हो तब ही इसे हम धोने वाला सोडा कहेंगे। अगर सोडियम के साथ कोई रवा जल नहीं लगा हुआ है, अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई रवा जल नहीं लगा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस। और एक घटना और यहां पर समझ लेते हैं कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट, जिसमें कितने रवा जल लगे होते दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट जिसमें कितने रवा जल लगे होते हैं, 10 रवा जल लगे होते हैं। अगर आप इसको डाल दीजिएगा कहां, बाहर खुला छोड़ दीजिएगा, यानी कि अगर आप इसे वायुमंडल में खुला छोड़ दीजिएगा, अगर इसे आप वायुमंडल में खुला छोड़ दीजिएगा तो ये एक एक करके जल के अणुओं को क्या कर देंगे, त्याग करने लगेंगे। सोडियम कार्बोनेट को अगर वायुमंडल में हम खुला छोड़ दे तो ये एक एक करके जल के अणुओं का क्या करने लगेंगे, त्याग करने लगेंगे। एक एक करके जल के अणुओं का क्या करने लगेंगे, त्याग करने लगेंगे। और अंततः ये 10 में से 9 जल के अणु को त्याग करके केवल एक जल के अणु साथ रह जाएगा। 10 में से ये 9 जल के अणु को त्याग करके अपने पास केवल एक जल के अणु को रहते, इसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को जल में, सोडियम कार्बोनेट को वायु में खुला छोड़ने के उपरांत जल के अणुओं के त्यागने की घटना को, सोडियम कार्बोनेट को खुला छोड़ने के उपरांत जल के अणुओं के त्यागने की घटना को इफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंस, इफ्लोरेसेंस कहते हैं, यानी कि उत्फुल्लन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को वायुमंडल में खुला छोड़ने पर इसके द्वारा जल के अणुओं का त्याग करने की घटना को क्या कहते हैं, उत्फुल्लन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उत्फुल्लन कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सोडियम का कई यौगिक बहुत ज्यादा उपयोगी है। सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट।
अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और कंपाउंड सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड को भी याद रखिए। N2O2 को सोडियम परऑक्साइड कहते हैं, N2O2 को सोडियम परऑक्साइड कहते हैं। और सोडियम परऑक्साइड का जो है, इसका जो इस्तेमाल होता है, ये किसी बंद जगह जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो गई है, वहां से उस गैस को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बंद जगह जहां के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो गई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो गई है, वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वायुमंडल में किसको छिड़क देते हैं? सोडियम परऑक्साइड के जलीय विलयन को छिड़क देते हैं, क्योंकि सोडियम परऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके भी ऑक्सीजन देता है, और सोडियम परऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से भी अभिक्रिया करके ऑक्सीजन देता। क्लियर है? और एक बोरेक्स होगा, बोरेक्स का तो केवल फार्मूला याद रखिए, N2B4O7, इसको कहते हैं क्या? और इसका इस्तेमाल कांच बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में? कांच बनाने में किया जाता है। और कांच बनाने में बोरेक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको हम कांच वाले सेक्शन में ही पढ़ डालेंगे। क्या? तो कुल मिलाकर सोडियम के कितने कंपाउंड को हम देखे? 6 कंपाउंड को देखे। तो सोडियम क्लियर हो गया? अल्लाह ने करी है। अब आप यहां पर देखिएगा कि प्रश्न संख्या 51 से देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 51 से लेकर के 80 तक, 51 से लेकर 80 तक केवल सोडियम का क्वेश्चन है। 80 नंबर का क्या होगा आंसर? क्या होगा? तो 51 से लेकर 80 तक क्वेश्चन बना लीजिएगा। और होमवर्क है, मैग्नीशियम बहुत छोटा धातु है, मैग्नीशियम को पूरा पढ़कर आइएगा। अगला क्लास में एल्युमिनियम से मुलाकात कराएंगे। सुरभि कुमारी, पोल्ट्री कब स्टार्ट होगा? 5 से 7 में। पोल्ट्री कब स्टार्ट होगा जी? अभी समय बहुत है। सुरभि कुमारी, पूनम रावत, और कुछ पूछना होगा तो कैसे पूछेगी? व्हाट इज दिस? पूनम रावत, क्या क्या पूछना आपको पूछिए। सब सोडियम में धरफरा गए। लोहा आएगा तो क्या हाल होगा? है उसमें रिएक्शन है, पर रिएक्शन है। हाँ, किलकारी तो ऐसे मार रहा है कि लगता है ज्वाइनिंग लेटर 2 ठो रखा हुआ है। चलिए, बजरंग यादव, धनंजय कुशवाहा, मुन्ना कुमार, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मस्ती से और प्रश्नों को